नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक एकेडमी अश्विनी राय पर स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में हमने जो हड़प्पा सभ्यता का पहला लेक्चर पढ़ा, उस लेक्चर में हमने आपको बता दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था और उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो नगरी योजना की थी, प्रथम अर्बनाइजेशन जो हुआ था, प्रथम नगरीकरण देखना मिलता है, वह इतिहास के किसी भी विश्व की किसी भी सभ्यता में नहीं मिलता। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आज भी भारत में उस तरह से जिस मानक से हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपने मकानों को बनवाया था, अपनी सड़कों को बनाया था, ड्रेनेज सिस्टम के लिए नालियों को निकाला था, वह व्यवस्था आज भी आपको बड़े बड़े शहरों में देखने को नहीं मिलती है। आप दिल्ली के देख लो, बम्बई के हालात देख लो। बम्बई की समस्या क्या है कि एक दिन दो दिन पानी बरस गया तो सड़कें जाम हो जाती हैं, सड़कों के ऊपर करीब कमर के बराबर पानी भर जाता है और लगता है कि पूरी बम्बई डूब चुकी है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अनाधिकृत रूप से कॉलोनियों का निर्माण, सबसे पहले ड्रेनेज व्यवस्था का निर्माण न होना। तो वो बात की बातें हैं, वो मुद्दे अलग की बातें हैं। हम इतिहास को पढ़ रहे हैं तो इतिहास में हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में हमने कहा था, जो हमको दोस्तों पढ़ना है वह है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन। एक टॉपिक ये पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है सामाजिक जीवन, तीसरा जो टॉपिक पढ़ना है वह है धार्मिक जीवन, चौथा जो टॉपिक पढ़ना है वह है आर्थिक जीवन, और पांचवा जो पढ़ना है इनका व्यापार, कला और शिल्प, इन पर चर्चा होगी। आज की जो हमारी क्लास होगी वह क्लास 2 है। क्लास 1 मैंने पहले या लेक्चर 1 पहले बता दिया है। तो जो लोग आज हमसे जुड़े हैं, आज इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पिछली वाली वीडियो, पिछली क्लास ज़रूर देखें, तब उनको बात को समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता की। तो राजनीतिक जीवन की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा चुका है। इसीलिए जब हम इतिहास को पढ़ाते हैं तो इतिहास को हम 3 कालखंडों में या इतिहास को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमारे पास कुछ लिखित नहीं मिलता, पत्थरों पर उन्होंने जो कुछ उत्कीर्ण कर दिया, जो कुछ पेंटिंग कर दी, जो कुछ कलाकृतियाँ बना दी, वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जैसे कि हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उन्होंने भीमबेटका में जो गुफाओं पर जो चित्र बनाए, जो शैलाश्रयों में जो उन्होंने चित्र बनाए, उसके अनुमान लगाया जाता था कि ये लोग कैसे रहे होंगे, क्या खाते रहे होंगे, किन चीज़ों का प्रयोग कर रहे होंगे। तो वो अनुमान के आधार पर तो वो कहलाया प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल कहलाता है जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य तो मिलता है पर उसको पढ़ा नहीं जा चुका है। तो उसमें आती है आपकी हड़प्पा सभ्यता। और तीसरा जो होता है ऐतिहासिक काल है, जिसमें हमको लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, उसको पढ़ा भी जा चुका है। तो यह कालखंड प्रारंभ होता है वैदिक काल से। तो हम ये जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता अगर आद्य ऐतिहासिक काल के युग की व्यवस्था रही है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय, क्योंकि मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं, इसका मतलब है कि पुरोहितों का शासन नहीं रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता जो इतने 2-3 देशों के मध्य में फैली हुई थी, जिसका जो क्षेत्रफल था 12 लाख समथिंग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास ये फैली है। लगभग मैं बात कर रहा हूँ वर्ग किलोमीटर के आसपास जो फैली है। तो इतने बड़े क्षेत्र का संगठन कैसा रहा होगा? तो इतिहासकारों का मानना है, स्पेशली आर्य शर्मा जो भारतीय प्राचीन इतिहास के अध्येता माने जाते हैं, उनका ये मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में लोगों के ऊपर जिसका नियंत्रण था वह था व्यापारिक वर्ग या वणिक वर्ग का शासन था। व्यापारिक वर्ग, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आर्य शर्मा जैसे इतिहासकार का मानना है कि इस पर व्यापारिक वर्ग या वणिक वर्ग का शासन था। क्योंकि ऐसा भी संभव है कि इतने बड़े साम्राज्य में फैला हुआ यह क्षेत्र कई राज्यों कई रजवाड़ों में बटा हुआ था और हर क्षेत्र की अपनी राजधानी थी। जैसे सिंध में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल।
तो ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन सभी महाजनपदों की अपनी अपनी राजधानियाँ रही होंगी और उन राज्यों पर जिसका शासन था वह वणिक वर्ग था। तो आपके लिए एग्जाम के लिए बस इतना इम्पॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के ऊपर किसी पुरोहित का शासन नहीं था, अपितु वणिक वर्गों का, व्यापारिक वर्गों का शासन था। ठीक है, इसीलिए पिगट महोदय आप लिख लेंगे, स्टुअर्ट पिगट एक इतिहासकार वे हैं, यूरोपियन इतिहासकार हैं, स्टुअर्ट पिगट। इन महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। तो ये रहा राजनीतिक जीवन के बारे में। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। तो सैंधव समाज जो था, अब हम इसको मिटा देते हैं, ये आप लिख चुके होंगे, बस हम इस पर चर्चा करते हैं। सैंधव समाज जो था दोस्तों, वह 3 वर्गों में विभाजित था। यह 3 वर्गों में विभाजित था। जो सबसे ऊपर था वह था विशिष्ट वर्ग। जो सबसे ऊपर था वह था विशिष्ट वर्ग, जो नगर दुर्ग से जुड़ा था, जो दुर्ग के अंदर रहता था, जो नगर दुर्ग से जुड़ा था। उसके नीचे होते थे मध्यम वर्ग, जिसमें शिल्पकार, कारीगर, व्यापारी, छोटे मोटे व्यापारी आदि आते थे। और सबसे नीचे कमजोर वर्ग होता था, कमजोर वर्ग होता था। ठीक है, तो हड़प्पा समाज जो है 3 वर्गों में विभाजित था। पहला था विशिष्ट वर्ग, दूसरा खुशहाल और मध्यम वर्ग, और तीसरा है कमजोर वर्ग, जो शहर के, नगर के सबसे निचले हिस्सों में होता था। ऐसा माना जाता है कि कालीबंगा से जो प्रमाण मिले हैं उसमें धार्मिक अनुष्ठान ऊपरी दुर्ग पर होते थे। धार्मिक अनुष्ठान जो क्रियाएं होती थीं, जो यज्ञ के अग्निकुंड मिले हैं, वो धार्मिक क्रियाएं जो हैं ऊपरी दुर्ग पर होती थी। इससे यह अनुमान लगाया जाता था कि जो विशिष्ट वर्ग होता था ऊपर रहता था, ऊपरी दुर्ग पर रहता था, ऊंचाई पर रहता था, ऊपरी टीले पर रहता था, जबकि कमजोर वर्ग होता था वो निचले टीले में, निचाई पर रहता था, निचले भागों में रहता था। ठीक है, इस क्षेत्र में व्यापारी भी होते थे, सैनिक भी होते थे, शिल्पकार भी होते थे, कृषक होते थे, कुंभकार होते थे, बढ़ई होते थे, मतलब हर कार्य को करने वाले लोग अलग अलग होते थे। खास बात जाने, यहाँ कोई जाति नहीं थी, जो जिस पेशे को करता था वो अपना करता था। यहाँ कोई जात से किसी का कोई लेना देना नहीं था। ऐसा माना जाता है, विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि सती प्रथा, क्योंकि युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से, युगल समाधान कपल्स के जलने के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया, क्योंकि कालीबंगा से युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं। तो यह अनुमान लगाया गया कि उस समय शायद सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा। तो यह अनुमान लगाया गया कि उस समय शायद सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा। ठीक है, स्त्रियों की दशा देख लें। सामाजिक जीवन में तो हमने समाज के बारे में देख लिया, अब हम देख लेते हैं स्त्रियों की दशा। तो जो मूर्तियाँ मिली हैं, जो मृद मूर्तियाँ मिली हैं, उन मृद मूर्तियों से इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि उस समय का जो समाज था वह मातृसत्तात्मक समाज था। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। उस समय का जो समाज था वह मातृसत्तात्मक समाज था, मतलब परिवार की मुखिया जो होती थी वह माता होती थी। ठीक है, इसके अलावा नौसारो एक स्थान का नाम है, वहाँ से अंजन सालिका मतलब अंजन मतलब होता है काजल लगाने की, सालिका मतलब होता है पेंसिल जो होता है ना, काजल लगाने की सलाई मिला है। इसके अलावा जो है ये स्त्रियों सिंदूर लगाने, महिलाओं के सिंदूर पहनने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, सिंदूर पहनने के साक्ष्य मिलते हैं। पासे में ये लोग शिकार करना, नृत्य करना, पासे का खेल खेलना, ये इनका था। नृत्य वो खेल या मनोरंजन की बात करें तो ये पासे का खेल खेलते थे, पासे का खेल, कामा शिकार,
में इनकी रुचि थी, कामा नृत्य करते थे। तो सामाजिक जीवन में हमने आपको बता दिया कि समाज कैसा था। समाज के अलावा समाज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमको पढ़ना होता है, स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा अच्छी थी और समाज उस समय का जो कैसा था, वह मातृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, अब अगली हेडिंग हो जाएगी आर्थिक जीवन की बात करते हैं। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन मतलब उस समय उन लोगों का व्यवसाय कैसा था, उनके धंधे क्या था। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के लिए आप लिख रहे होंगे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो आर्थिक व्यवस्था थी वह पूर्णतया विकसित अवस्था थी। जो अवस्था थी वह पूर्णतया विकसित अवस्था थी और यहाँ के लोग जो है, इनका जो प्रधान कार्य था वह था कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार। इनके जो आर्थिक जीवन में आता था वो ये कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार। क्योंकि मोहनजोदाड़ो से और बनवाली से मिट्टी के हल, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो आप जो भी लिख सकते हैं, मोहनजोदड़ो और बनावली से हल, मिट्टी मतलब जोतने के लकड़ी के हल मिले हैं, लकड़ी के हल मिले हैं। इसका मतलब ऐसा माना जाता था कि ये लोग खेतों की जुताई करते थे, लकड़ी के हल से करते थे। और काली बंगा से कूड़ बनी हुई, खेतों में कूड़ जिसको आप कह सकते हो नालियाँ बनी हुई हैं। इसका मतलब ये होता था कि उस समय की कृषि जो रही होगी वह बहुत उन्नत अवस्था में थी। ठीक, बात करते हैं सिंचाई के लिए। अगर हम सिंचाई की बात करें, फसलों को तैयार कर लिए तो उसके सिंचाई की बात करें तो हमको नहरों के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ऐसा माना जाता था कि जलाशयों पर बांध बनाकर ये पानी को रोकते थे और सिंचाई में पानी का जो है ये लोग प्रयोग करते थे। तो इसका मतलब नहरों के प्रमाण नहीं मिले हैं, जलाशयों पर बांध बनाकर सिंचाई के कार्य करते थे, वर्षा जल को रोक लेते थे और सिंचाई का कार्य करते थे। ठीक है, इसके अलावा जैसे इनमें जो उपजाते थे गेहूँ, जौ, चावल जो है इसका प्रमाण हमको लोथल से मिलता है, रंगपुर से धान की भूसी मिली है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने उगाई वह थी कपास की खेती भी लोग करते थे। और आपको मैंने फिर से बता देता हूँ कि मेहरगढ़ में से कपास की खेती होती थी। माने नवपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता लगभग एक दूसरे से सन्निकट हैं और जुड़े हुए हैं। तो कपास जो होती सिंधु की, ये इम्पॉर्टेंट होगा, कपास जो है सिंधु सभ्यता की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिंधु सभ्यता की कपास जो थी वह सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी। कपास सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी, इसीलिए यूनानियों ने कपास के नाम पर ही, इसीलिए यूनानियों ने सिंधु क्षेत्र को सिंडन कहा। इसीलिए यूनानियों ने सिंधु क्षेत्र को सिंडन, ये इम्पॉर्टेंट होगा, सिंडन कहा। ठीक है, अनाज की जो वसूली होती, मतलब जो कर जो लिया जाता, हड़प्पा सभ्यता में जो कर का प्रावधान था और यह जो कर लिया जाता वह क्रम विनिमय के आधार पर होता। तो ये क्रम विनिमय क्या होता, जो कर लिया जाता, टैक्स लिया जाता, वह क्रम विनिमय का मतलब दोस्तों होता है कर के वसूलों में लिया जाता था। क्रम विनिमय मतलब वस्तुओं का अदला बदली। आप अगर गांव में देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ समझ सकते हो। गांव में आप देखते हो कि जो बेचने के लिए आते हैं फेरी वाले,
गांव की महिलाएं क्या करती हैं कि उनको वस्तुओं को दे करके, अपने मतलब अनाज को दे करके, गेहूं हुआ, धान हुआ, जो भी है वो अनाज को दे करके उसके बदले उससे साग सब्जी खरीदती हैं। आज भी गांव में, भारत के तमाम गांव में आपको देखने को मिल जाता है। तो यही है क्रम विनिमय, मतलब वस्तु के बदले वस्तु ले लेना, कर के बदले लेना। और जो कर लिया जाता, राजाओं के द्वारा कर लिया जाता, वह वस्तुओं का लिया जाता, अनाज का लिया जाता। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से जो अन्नागार मिला है, या मोहनजोदड़ो से बहुत बड़ा अन्नागार मिला है, जिसमें करीब 12-15 कमरे बने थे जहाँ पर अनाज इकट्ठा रखा जाता था। वो टैक्स, लोगों के द्वारा टैक्स से अनाज ग्रहण करके वहाँ पर रखा जाता था। वह इस कंडीशन के लिए रखा जाता था, कभी कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए, कोई आपातकाल उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में लोगों को जो है अनाज मुहैया कराया जाए। जैसे आप इस समय देख लो कि कोरोना संकट के काल में भारत सरकार के द्वारा और राज्यों की सरकारों के द्वारा गरीबों को जो है गेहूँ, अनाज, दाल, के प्याज, ठीक है, चना, इन चीज़ों को देने का प्रावधान किया गया था, ताकि जनता को भूखों से मरने से बचाने के लिए। वैसे ही क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, तो काम नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा, तो खा नहीं पाएंगे। सरकार के द्वारा कोरोना संकट में कार्य किया गया। इसी प्रकार से अगर इसकी आप तुलना हड़प्पा सभ्यता की उस आपात परिस्थितियों के बारे में समझने का प्रयास करो कि जो हड़प्पा सभ्यता से, जो हड़प्पा स्थान से और मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार मिले हैं, उसका उद्देश्य ही रहा होगा कि आपात स्थितियों से निपटने के लिए अनाज रखा जाता था और वो टैक्स के रूप में वसूला जाता था। पशुपालन की बात करें, पशुपालन की बात करें दोस्तों, तो पशुपालन में जो हमको जानने की ज़रूरत है कि ये लोग जो है ये बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ते आदि सब पालते थे। इनमें जो है एक ऊबड़ वाला सांड, ये इम्पॉर्टेंट होगा। ऊबड़ वाला सांड जो है वो विशेष रूप से लोकप्रिय था। ठीक है, अगर हम पशुपालन की बात करें तो पशुपालन में क्या बोलते हैं आप लोगों का, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, गैंडे आदि सभी से परिचित थे। लेकिन इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वह था ऊबड़ वाला सांड, ये है। इसके अलावा घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं, लेकिन घोड़े का को ये पालते थे नहीं थे, मतलब घोड़े के उपयोग के बारे में जानकारी नहीं थी। कोटदा से घोड़े के अस्थिपंजर मिले, मतलब उस समय घोड़े थे, लेकिन ये उसको अपने दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता को नहीं समझ पाए थे। घोड़ों की उपयोगिता आपको मिलेगी वैदिक काल में, क्योंकि वैदिक काल में जो युद्ध हुए थे वो रथों से हुए थे। आवागमन के लिए घोड़ों का प्रयोग किया गया। जैसे हम आग की बात करें तो आग की जानकारी आदिमानव को पूरा पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन आग की उपयोगिता क्या है ये हमको उस समय के आदिमानव को नवपाषाण काल में जानकारी हुई। उसी प्रकार से घोड़े, हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े के उपयोग के बारे में जानकारी उनको नहीं थी। घोड़े तो थे, क्योंकि उसको सुरकोटदा से उसके अस्थिपंजर मिले हैं, लोथल, कालीबंगा से इसके अवशेष, इनके अस्थिपंजर मिले हैं। इसका यह अनुमान लगाया गया कि उस समय घोड़े तो थे, लेकिन उसका ये प्रयोग करना नहीं जानते थे। अगला हेडिंग हो जाएगा शिल्प एवं उद्योग। तो शिल्प और उद्योग की बात करें तो उस समय ये जो सबसे अधिक निर्यात करते थे, या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को व्यापार का सबसे जो उत्तम वस्तु थी वह थी सूती कपड़ा। सूती कपड़े का ये लोग व्यापार करते थे। इसके अलावा सोने और चांदी के गहने मिले हैं। इनमें चांदी की अधिकता है, सोने की कमी है, परंतु चांदी के गहने या चांदी के मालाएं पर्याप्त रूप से मिली हैं। ये तांबा और टिन को मिलाकर के कांसे से नई धातु बनाते थे, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग इन्होंने तांबे के का ही धातु का किया है, क्योंकि ये कांसे को आयात करते थे। इनके पास बढ़िया क्वालिटी का कांसा नहीं था, इसलिए ये उससे अधिक वस्तुएं नहीं मिली हैं। तो यहाँ पर तांबे से अधिक वस्तुओं को, मतलब तांबे के ही अधिक वस्तुएं मिली हैं यहाँ से। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट हो जाता कि ये लोग विभिन्न चीज़ों को कहाँ से आयात करते थे, कहाँ से खरीदते थे। तो
तो एक चार्ट मैं आपको दे देता हूँ, ये आप नोट कर सकते हैं। ये टिन मंगाते थे अफगानिस्तान से, ये क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न में आता है हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न वस्तुओं को कहाँ से मंगाते थे, तो टिन की बात हो गई। टिन ये कहाँ से मंगाते थे? टिन ये मंगाते थे अफगानिस्तान से। चांदी, चांदी जो है ये अफगानिस्तान से भी मंगाते थे, इसका मतलब समझ रहे हैं। इसके अलावा ईरान, इसके अलावा चांदी जो है ईरान से भी मंगाते थे। लाजवर्द मणि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजवर्द मणि ये अफगानिस्तान से भी मंगाते थे, अफगानिस्तान से मंगाते थे। और अफगानिस्तान मतलब ये बदख्शां स्थान का नाम है, और कश्मीर से भी मंगाते थे। तो ये चार्ट आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सीसा, सीसा जो है ये अफगानिस्तान से मंगाते थे और ईरान से मंगाते थे। ठीक है, अगली चीज़ है तांबा। तांबा ये राजस्थान के खेतड़ी, राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त करते थे। सोना ये दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे, सोना दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। फिरोजा ये ईरान से प्राप्त करते थे। ठीक है, तो इन चीज़ों को ये विभिन्न जगहों से प्राप्त करते थे। इनके अलावा एक बहुत बड़ी टेक्निक जो है वो लास्ट वैक्स धुलाई पद्धति, मूर्तियों के बनाने की लास्ट वैक्स मेथड को जानते थे। ये लास्ट वैक्स मेथड क्या है, जिसको हिंदी में कह लिया जाता है लुप्त लोम तकनीक, लोम तकनीक। ये क्या होती है ये देख लीजिए। इसमें क्या करते थे, जैसे हड़प्पा से जो कांसे की नटराज की प्रतिमा मिली है वो कैसे उतनी उस डिज़ाइन में बनी होगी, तो इसके लिए वो क्या करते थे कि मोम, पहले क्या करते थे कि मोम की वस्तु बनाते थे। अब मोम की वस्तु बनाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा देते थे। ठीक है, मोम को चाहे जैसे आँख को जैसे घुमाना घुमा ले, नाक जैसी बनानी है बना ले मोम को। लोहे को तो नहीं बना सकते लेकिन मोम से बना सकते हैं। तो मोम की पहले एक आकृति बन गई, उसके बाद उस पर मिट्टी का लेप लगाते थे मोम के ऊपर। जब वो सूख जाती थी, मिट्टी का लेप उस पर सूख जाता था, तो उस मूर्ति को गर्म करते थे और एक सुराख बना होता था। उस सुराख से वो जो मोम होती थी, जब गर्म होती तो पिघल कर निकल जाती थी। तो एक मिट्टी के खांचा बन गया। अब क्या करते कि तांबा या कांसा को गर्म करते, उसको लिक्विड के रूप में, जिस रास्ते से मोम निकली है उसी रास्ते से उस मूर्ति में तांबे को लिक्विड के रूप में होता उसको भर देते। हूबहू जहाँ जगह बनी होती वहाँ भरी जाती। इसके बाद मिट्टी को जो ऊपर का खोलराई थी, खोल थी, उसको निकाल लेते, एकदम हूबहू तांबे की प्रतिमा तैयार हो गई। तो इतनी बड़ी टेक्निक उनके पास थी, ऐसे प्रतिमा बनाते थे। ठीक है, तो ये हमने आपको इनकी आयात निर्यात के बारे में बता दिया। निर्यात में सबसे अधिक सूती वस्त्र का ही प्रयोग करते थे। चांदी के बर्तन भी मिले हैं, लोहे के भी आभूषण मिले हैं। लाजवर्द मणि जो माले के रूप में पहनने थे उसको वो पहनते थे, वो बर्मी से सुराख करके उसको सुराख करते थे, फिर उसको पहनते थे। तो ये काफ़ी मतलब अलंकृत चीज़ों का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, अब इसमें जो हमको पढ़ना है मुहरें, एक लास्ट टॉपिक हमको आपको बता देना है विशेषता में। मुहरें, मुहर, हड़प्पा सभ्यता से जो मुहरें मिली हैं वो सेलखड़ी, सेलखड़ी जो मुहरें मिली हैं, सेलखड़ी जिसको स्टेटाइट, STATITE स्टेटाइट की बनी है, कामा फ्यांस की बनी है, कामा फ्यांस की भी बनी है। ठीक है, कामा फ्यांस की भी बनी, स्टेटाइट की बनी है, कामा फ्यांस की बनी है। ये मुद्राएं जो मिली हैं, ये जो मुहरें मिली हैं, यह या तो आयताकार हैं, या तो वर्गाकार हैं, या तो गोलाकार हैं। और इनका जो आयताकार में, इनका जो वर्गाकार में जो इनका रेशियो है 2.8,
लंबी और 2.8 चौड़ी, वर्गाकार है। इन मुद्राओं में एक श्रृंगी, एक सींग वाले, इन मुद्राओं में एक श्रृंगी जानवर की मुहर मिली है, कामा कुबड़ वाले सांड की भी मुहर मिली है। ठीक है, इसके अलावा एक मुहर पर जो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा एक मुहर है, उसके पर भगवान शिव की तरह एक योगी की मुद्रा में कोई व्यक्ति बैठा है। इसके दाहिने तरफ, मतलब जिस योगी बैठा है उसके दाहिने तरफ बाघ और हाथी हैं, बाएं तरफ बाघ और हाथी हैं, दाएं तरफ बाघ और हाथी हैं, बाएं तरफ गैंडा और भैंसा की आकृति बनी है और उसके सामने 2 हिरण घूम रहे हैं। तो इतिहासकारों ने इस योगी की तुलना आदि शिव से किया है। इसका मतलब उस समय भी पशुपत संप्रदाय माने शिव की पूजा होती थी। ठीक, तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने जो मैंने कुछ चीज़ों को, जो इनकी विशेषता हो गई वो मैंने आपको बता दिया। अब इनकी लिपि क्या थी, ठीक है, इनकी लिपि क्या थी वो देख लेते हैं। लिपि की बात करें तो अभी तक यह पढ़ी नहीं गई है। एक धौलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला है, धौलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। इनकी जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफ थी, भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफ थी। इसमें यू अक्षर का, अंग्रेजी का यू अक्षर, इसमें अंग्रेजी के यू अक्षर का अधिक प्रयोग हुआ है, इसमें अंग्रेजी के यू अक्षर का अधिक प्रयोग हुआ है। दुर्भाग्य यही है कि अभी तक इनकी यह लिपि जो है वह पढ़ी नहीं गई है। ये जो इनकी लिपि थी उसको कहा गया लिपि, बुस्ट्रेफॉन, लिपि जो कहा गया बुस्ट्रेफॉन कहा गया। जो लिपि है अभी तक नहीं पढ़ी गई है। तो लिपि के बारे में आपको 2-3 बातें बस इंपॉर्टेंट है कि इनकी भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफ थी, जो स्किल थी वो जो लिखने का था वो बुस्ट्रेफॉन था, इसमें यू अक्षर का अधिक प्रयोग हुआ है। धार्मिक जीवन की बात करें, धार्मिक जीवन की बात करें तो ये मातृ पूजा और पशुपति पूजा दोनों के प्रमाण मिले हैं। मातृ पूजा की बात करें तो हड़प्पा से एक महिला के पेट से, हड़प्पा से एक महिला के पेट से पौधे को उगते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब ये धरती को माँ के रूप में पूजते थे। बाकी पशुपत पूजा में शिव की पूजा के बारे में अभी तुरंत मैंने बताया कि एक प्रतिमा मिली है जिसमें दाहिने तरफ बाघ और हाथी हैं, बाएं तरफ गैंडा और भैंसा है और सामने 2 हिरण हैं। इसका मतलब उस समय के लोग पशुओं की पूजा करते थे। ठीक, इसका मतलब ये प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति के रूप में ये उनकी पूजा करते थे। ठीक, अब पशुओं में मैंने आपको बताया दिया, पशु पूजा में ये एक कुबड़ वाला सांड जो है विशेष रूप से प्रिय था। मूर्ति पूजा के प्रमाण जो है कहीं कहीं से मिलते हैं लेकिन मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अग्निकुंड मिला है कालीबंगा और लोथल से। इसका मतलब उस समय के लोग यज्ञ करते थे क्योंकि उसमें से विभिन्न जानवरों के, विभिन्न पशुओं के हड्डियां और राख मिले हैं, जिसका मतलब उस समय के लोग देवी देवताओं में विश्वास करते थे। परंतु जो है मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं, जैसा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलता है। अंतिम बात इसमें आपको बता देनी है कि ये अंत्येष्टि संस्कार कैसे करते थे। लास्ट इनकी विशेषता में हो जाएगा अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार ये क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं। अंत्येष्टि संस्कार क्या है, तो इसमें 3 है। पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण, पहला
पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण और तीसरा दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण में क्या? पूर्ण समाधिकरण में मृतक के साथ उनकी वस्तुओं को, मृतक के साथ उसकी वस्तुओं को रख करके जमीन के अंदर, आप लिख सकते हैं मृतक के साथ उसकी वस्तुओं को जमीन के अंदर दफना देते थे। उस जमीन के अंदर मृतक के साथ उसकी आवश्यक वस्तुओं को, जिन वस्तुओं का वह प्रयोग करता था, उन वस्तुओं को उसके साथ रखकर दफना देते थे। इसके अलावा जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, रोपण एक स्थान है। रोपण से, इसी में मैं देता हूँ आपको, हालांकि मैं अलग बताऊँगा इसके बारे में। रोपण से मृतक के साथ कुत्ते को भी दफनाने के प्रमाण मिले हैं। कुत्ते को भी दफनाने के प्रमाण मिले हैं। ठीक। दूसरा है आंशिक समाधिकरण। आंशिक में क्या करते थे कि पहले वो लाश को, जब मृतक को शव को बाहर फेंक देते थे। जब कौवे, चील, गिद्ध आदि पशु जो है उसको कुछ खा जाते थे, तो फिर वो लाश को लेकर के जमीन में दफना देते थे। तो ये क्या हो गया? आंशिक समाधिकरण। और तीसरा और लास्ट है जो दाह संस्कार, जिसमें मृतक को उसकी वस्तुओं के साथ दे करके लकड़ी पर रख करके जला देते थे। तो ये क्या कहलाया? दाह संस्कार कहलाया। तो इस प्रकार हमने हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यापार, वस्तुओं का आयात निर्यात और उनकी मूर्तियाँ, उनकी लिपियाँ और संस्कार सबके बारे में पढ़ लिया। और अगली और लास्ट क्लास जो हमारी होगी वह होगी हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल। जैसे हड़प्पा से हमको क्या मिला, मोहनजोदाड़ो से क्या मिला, कालीबंगा से क्या मिला, लोथल से क्या मिला, रोपण से क्या मिला, सुरकुदरा से क्या मिला, धौलावीरा से क्या मिला। ये तमाम चीज़ों को अगली क्लास में मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास हम आपसे मिलेंगे फिर हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थल को लेकर। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं पर समाप्त होती है हमारी क्लास। अगली वीडियो उसी पर होगी। पसंद आई हो वीडियो तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चैनल हमारा वही है, यूनिक एकेडमी अश्विनी राय। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।